हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो फिर से आज हम आए हैं नया प्रोग्राम लेके अपना बियॉन्ड हेडलाइंस। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम इस प्रोग्राम में बियॉन्ड हेडलाइंस में डेली 3 न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आज फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हूँ जो आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और हर एक टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चंस दिया हूँ जिसको आप वॉच करके वीडियो देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जब भी आप ये जो कंप्लीट जो पीडीएफ है इस आज का टॉपिक का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ओपन बॉक्स है ना, ओपन चैनल है, उसमें आप ज्वाइन करिए और डेली प्रैक्टिस करिए उसके क्वेश्चंस। तो और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ आज के वीडियो में। जैसे हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर 15 से, दुर्गा पूजा के बाद से। तो जैसे जहाँ पे दुर्गा पूजा में ऑफर रहता है, तो हमारे कोर्स में भी हम आपको ऑफर देंगे। तो ये कोर्स में हम सारा प्रीलिम्स टू मेंस, ऑप्शनल, सीसैट, लाइब्रेरी फैसिलिटी, ऑल टू ए टू जेड फैसिलिटीज हम कवर कर रहे हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू गाइडेंस पूरा आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा, अंडर कौशल आईएएस में। इसमें हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी, सारा फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगा। ये नंबर पे आप कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं, जिसपे आपको दुर्गा पूजा का ऑफर का डिस्काउंट भी हम मिल जाएगा, ठीक है। कमिंग टाइम वेस्ट नहीं करते, कमिंग टू टॉपिक, ठीक है। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 8 कोर सेक्टर इन द इकोनॉमी, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइजिंग गोल्ड लोन इन इंडिया एंड वाइड ड्वार्फ एंड हैबिटेबल जोन, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो एक पहला टॉपिक में हम आते हैं, क्या है पहला टॉपिक, ठीक है, 8 कोर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। जैसे इंडिया में हमारा जो इकोनॉमी है ये ड्रिवन बाय ये 8 सेक्टर से होता है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है हमारा, देखो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 8 सेक्टर है ना, इसी से हमारा इकोनॉमी ड्राइव होता है इंडिया में। मेजर सेक्टर्स यही है। जैसे और इसमें से जैसे क्वेश्चन कैसे आपको पूछता है कि किस ये जो सेक्टर्स में से किसको सबसे वेटेज दिया गया। तो आप देख रहे हो इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, मैं पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ, शायद दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। ये यूपीएससी 2017 में पूछा था कि किस इनमें से जो कोर सेक्टर है सबसे ज्यादा वेटेज किसे दिया गया है। तो ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। उसके बाद देखना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को वेटेज दिया गया ज्यादा, ठीक है। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 8 कोर सेक्टर में अगर जाएंगे हम, 8 कोर सेक्टर, ठीक है। पहले तो आप सारे सेक्टर्स का याद रखोगे, जैसे कोल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पहले सब आप ये सेक्टर का याद रखोगे विद देयर वेटेज। और क्या पूछता है, 8 कोर सेक्टर जो ये रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है, कौन सा मिनिस्ट्री रिलीज करता है, तो वो मिनिस्ट्री होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अगेन ये बहुत बार पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो 8 कोर इंडेक्स है उसको रिलीज करता है ना। फिर आपका एक आता है, ये 8 कोर इंडस्ट्री जो है, एक इंडेक्स है हमारा, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अराउंड 40% जो वेटेज है ये टोटल इंडस्ट्री कैलकुलेट करता है। जैसे 8 कोर सेक्टर में हम सिर्फ 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर कंसीडर करते हैं, आईआईपी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जितना भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो सारा इंडस्ट्री लिया जाता है। उनमें से 40% जो वेट है वो 8 कोर सेक्टर को दिया गया है। तो 8 कोर सेक्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सेक्टर्स डाउन होगा इंडिया में तो इकोनॉमी, ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमी या जीडीपी गिरने का कगार पर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे मैंने कहा, कौन सा मिनिस्ट्री रिलीज करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% वेटेज दिया गया है 8 कोर सेक्टर्स को, ठीक है। क्यों न्यूज में इसको देख लेते हैं आप, ठीक है, इसको देखते हैं न्यूज में क्यों आया ये। जो कोर सेक्टर आउटपुट टैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम 42 मंथ्स, मतलब 42 मंथ्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो 8 कोर सेक्टर है जो हमारा वो गिर रहा है, उसका जो प्रोडक्शन है हमारा इंडिया में कम हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है। आप 8 कोर सेक्टर, जैसे यहाँ पे मैंने कहा क्या क्या होता है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, दीज आर कंप्लीट 8 कोर सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉजिटिव होता है। ये
स्लाइड में जो मैंने कहा इसको डिटेल में स्लाइड में दे दिया हूँ, ये स्लाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिया हुआ लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है इसको वीडियो में पॉज करके आप जल्दी से कमेंट करिए, आंसर मुझे जरूर भेजिए। सेकेंड टॉपिक पे हम आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, होता क्या है देखो बच्चों, करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डेफिसिट कब होगा, जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। जब हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब आप जानते होंगे बच्चों क्या होता है, हम जो इंडिया है वो क्रूड ऑयल, मैक्सिमम 80% जो क्रूड ऑयल है इंडिया का जो रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से। तो ऑब्वियसली जो हम ये जो गुड्स है हमारा इतना जो इंपोर्ट हम इतना कर लेते हैं, इंडिया का जो ट्रेड है विद अदर कंट्रीज वो डेफिसिट में चल रहा है। ठीक है, ये तो क्रूड ऑयल का बात हो गया जो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, इराक से इंपोर्ट करते हैं, अदर मिडिल ईस्ट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी अभी जो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हेवीली डिपेंडेंट, क्रूड ऑयल और सेमी सेक्टर में इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज से, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जिसके वजह से हमारा जो बैलेंस है उनके साथ, ठीक है, वो हम कहीं ना कहीं डाउनग्रेड में चल रहे हैं। तो हमारा डेफिसिट जो कमी है वो ज्यादा हो रहा है। डेफिसिट ये कब ये बैलेंस होगा, जब हम एक्सपोर्ट भी उसी हिसाब से करेंगे, बट हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। हमारा सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री, बट जो गुड्स है, जो मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स है, वो हम एक्सपोर्ट बहुत कम करें क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं है मार्केट में। ठीक है, रादर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं गुड्स का। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो ये न्यूज में है, इसको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे बैलेंस किया जाए। तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और अपना गुड्स को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाया जाए ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये जैसा मैंने कहा था उसका डेफिनेशन स्लाइड में है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना रखा है, इसको भी आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर आप भेज सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू थर्ड टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, देखिए क्या है, राइजिंग गोल्ड लोन इन इंडिया। ठीक है, राइजिंग गोल्ड लोन इन इंडिया, इसको इस टॉपिक के थोड़ा सा दो पॉइंट हम समझते हैं, दो चीज, एक समझेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, और लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो। तो इंडिया में आजकल देखा जा रहा है गोल्ड लोन, कस्टमर जो कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा गोल्ड लोन प्रीफर कर रहे हैं। तो प्रीफर करने में कोई बुराई नहीं है, बट जो बैंक्स है जो ऑफर करती है गोल्ड लोन, वो कस्टमर को ट्रैक कर रहा है, वो कस्टमर को क्या कर रहा है, एक काइंड ऑफ फंसा रहा है। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना देके कस्टमर को लूपहोल में फंसाया जा रहा है। कैसे, देखो क्या होता है एक्चुअली, आरबीआई बोलता है, आरबीआई स्टेट्स दैट सपोज कोई पर्सन को 1000 रुपया चाहिए बैंक से लोन, ठीक है, अब वो गोल्ड लेके जाए, गोल्ड लोन में क्या होता है कि गोल्ड आप डिपॉजिट करोगे, बैंक आपको पैसा देगा, तो उसके पास गोल्ड है ऑफ वैल्यू 1000 रुपए। ठीक है, वो एक बैंक गया, कोई भी एक बैंक गया और बोला कि मेरे पास 1000 रुपया गोल्ड है, मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो बैंक कितना पैसा देगा उसको, क्या 1000 रुपया देगा? नहीं, बैंक कभी भी उसको एक्चुअल सोने का वैल्यू का रकम नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ अपना मार्जिन रखता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, जो मैंने पहले लिखा था, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब सोच लो अगर 1000 रुपया सोने का वर्थ है, अब ये जो पर्सन को जो लोन नीडेड है वो 1000 रुपया ना देके बैंक वाला उसको देगा मान लो 800 या 700 रुपीज। ठीक है, तो ये जो मार्जिन रखा, जो डिफरेंस है, उसको बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये तो ठीक है, आरबीआई ने कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट करने को बोला है, 75%। ये है आपका लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब क्या होता है, देखो अगर उसको गोल्ड उसका 1000 रुपए का वैल्यू है, ठीक है, पर्सन को 1000 रुपए रिक्वायरमेंट है, तो बैंक कितना दे पाएगा, अप टू 75%, मतलब 750 रुपया से ज्यादा कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देगा। दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो, या फिर बोल सकते हैं गोल्ड लोन में मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये जो है
दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो। समझे बच्चे क्या हो रहा है? 1000 रुपया का उसका सोने का वर्थ है, 1000 रुपये इसको रिक्वायरमेंट है, बट एज पर आरबीआई 75% इज लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब यहाँ पे इस केस में 750 से ज्यादा नहीं देगा, बट कस्टमर बैंक क्या कर रहे हैं, पब्लिक को फंसाने के लिए क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ऑफर करें नहीं, हम आप 1000 रुपया दीजिए, मैं आपको 900 रुपया दे दूंगा। तो ये आरबीआई के डायरेक्शन के खिलाफ है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बैंक को एक मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारे बैंक क्या कर रहे हैं, 900 रुपया दे रहे। कोई कोई ऐसा बैंक है कि फुल सोने का वर्थ 1000 रुपया कस्टमर को दे रहे, नहीं, ऐसे होगा तो बैंक कोलैप्स हो जाएगा। इन केस गोल्ड का वैल्यू गिर गया, तो गोल्ड का वैल्यू तो बढ़ते घटते रहता है, गोल्ड का वैल्यू गिर गया तो बैंक को क्या होगा, लॉस होगा। अगर बैंक को लॉस हुआ, जैसे जान रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर लोग बैंक गोल्ड लोन ही प्रीफर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बैंक को बहुत लॉस होगा, इनडायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इसमें दो चीजें आप याद रखिएगा, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर गोल्ड, ठीक है। इस पे फिर आते हैं हम स्लाइड पे, मैंने स्लाइड में बहुत अच्छे से बना रखा है, आप उसको थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको पूरा इजीली समझ आ जाएगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% याद रखेगा, क्वेश्चन में आ सकता है आपका। क्वेश्चन दिया हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिए घर पे, हो जाएगा। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक में, व्हाइट ड्वार्फ एंड हैबिटेबल जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिटेबल जोन पूछ रखा है यूपीएससी में, आपका यूपीएससी 2016 में हैबिटेबल जोन पूछ रखा है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखते हैं हम लोग कि क्या है हैबिटेबल जोन। इससे पहले ड्वार्फ प्लैनेट और हैबिटेबल जोन के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है, ठीक है। देखो सपोज ये सन है हमारा, ठीक है, दिस इज सन, इसके क्या फिर ऑर्बिट है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये हमारा अर्थ है। हाँ भले बच्चों से डायग्राम बना दूं, बट समझ पाओगे बच्चे से, ठीक है। तो सन जो है वो क्या आपको पता है कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्म होते जा रहा है। तो साइंटिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि कुछ अभी अभी जो करंट स्टेटस को जो हमारा है, ये जो पोर्शन है, ये ऑर्बिट, ठीक है, ये दूसरे पेन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है वो हैबिटेबल जोन है। मतलब यहाँ पे सरवाइव किया जा सकता है, लिविंग क्रिएचर लोग सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो सन का टेम्परेचर है वो एम्बिएंट है। इस पोर्शन में अर्थ लाइक प्लैनेट्स में वाटर, आइस, एयर, एटमॉस्फेयर सब रह सकता है, जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हैबिटेबल जोन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सन का जो हीट है वो धीरे धीरे एवरी ईयर बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या होगा ना, ये हैबिटेबल जोन है जो अभी इसमें है वो फर्दर शिफ्ट होते जाएगा। अर्थ का ये जो पार्ट है अभी, ये फिर हैबिटेबल जोन नहीं रहेगा, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, आउटर स्पेस पे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा टाइम आएगा कि अर्थ अब फिर हैबिटेबल जोन के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि सन हीटर है ना, इतना हीट होगा तो पूरा गर्म ही हो जाएगा, फिर पानी रहेगा नहीं। तो जो हैबिटेबल जोन का जो एरिया है वो आउटर की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका हैबिटेबल जोन का कंसेप्ट। अब ये व्हाइट ड्वार्फ क्या है, व्हाट इज व्हाइट ड्वार्फ, ये कंसेप्ट क्या है बच्चों, देखो जैसे सन हीट होते जाएगा, अप टू कैसे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करे 4 बिलियन ईयर के बाद ना इतना हीट हो जाएगा कि ये सिकुड़ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, पूरा पूरा सन है ना इतना छोटा सा बन जाएगा, बहुत ज्यादा हीट रहेगा, सिकुड़ जाएगा, इसका आउटर लेयर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर जाके ये जो सिकुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, व्हाइट ड्वार्फ। जब बहुत ज्यादा हीट होके अपने आप को खो देगा, बस्ट हो जाएगा, और एक छोटा सा कॉम्पैक्ट एरिया में अपने आप को सीमित कर लेगा, वही बोलते हैं उसको व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। तो जब ऐसा बोला गया, जब सन का जो कंडीशन है व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगा ना, इतना हीट हो जाएगा, हैबिटेबल जोन हमारा बहुत आउटर स्पेस में चलते जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है, आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिटेबल जोन एंड व्हाइट ड्वार्फ क्या है, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन किया हूं अच्छे से पीपीटी में। देखिए ये सन ऐसा ही व्हाइट, ऑलरेडी व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत है, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है, ये लोग इतना हीट है इसमें, ठीक है, उसका जो साइज होता है सन का बहुत बड़ा साइज है, वो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, हीट रहेगा, और ये व्हाइट टाइप में उसका कलर फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाइट ड्वार्फ। देखिए यहाँ पे द सन रफली 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड इज डेस्टिन्ड टू बिकम व्हाइट ड्वार्फ। अभी जो सन का एज 4.5 बिलियन बताया गया, बट कुछ बिलियन ईयर्स और भी है, ठीक है, उसमें पूरा व्हाइट ड्वार्फ ले लेगा इमेज अपना। व्हाइट ड्वार्फ ये है, देखिए यहाँ पे हैबिटेबल जोन के बारे में लिखा है, ये अगेन ये यूपीएससी क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए हैबिटेबल जोन के ऊपर में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।